Welcome to the Career Comrade. Rise with Comrade. इस विस्तृत विश्लेषण में सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज के इस बेहद दिलचस्प विषय को लेकर काफी उत्साहित हूँ। हाँ, और मैं भी इस चर्चा के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। आज हम झारखंड के प्रमुख पर्व और त्योहारों की गहराइयों में उतरने वाले हैं। और हमारे पास जो स्रोत सामग्री है ना, उसमें झारखंड की विभिन्न जनजातियों जैसे कि उराव, संथाल, खड़िया, मुंडा और सदान समुदायों के त्योहारों का बहुत ही शानदार विवरण है। हाँ, और आज का हमारा मिशन सिर्फ इन त्योहारों की एक सूची पढ़ना नहीं है। हम ये डिकोड करने वाले हैं कि कैसे ये उत्सव महज नाच गाने तक सीमित नहीं है। सही कहा। बिना किसी देरी के इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं झारखंड की जनजातियों के सबसे बड़े पर्व की सरहुल। सरहुल ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि ये झारखंड की आदिवासी अस्मिता का शायद सबसे बड़ा प्रतीक है। और एक दिलचस्प बात यह है कि इसकी लोकप्रियता इतनी व्यापक है कि अलग-अलग जनजातियां इसे अपने अपने खास नामों से पुकारती हैं। हाँ, जैसे उरांव जनजाति के लोग इसे खद्दी कहते हैं, है ना? बिल्कुल। वही संथाल समुदाय इसे बा परब के नाम से मनाता है और खड़िया जनजाति में इसे जकोर कहा जाता है। नाम भले ही अलग हो, लेकिन इसका जो मूल दर्शन है वो एक ही है। और वो दर्शन है प्रकृति का पूरे दिल से स्वागत करना। ये चैत महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। सरल भाषा में कहें तो ये वसंत का समय है। हाँ, पेड़ों पर नई पत्तियां आ रही हैं, फूल खिल रहे हैं, और इस पूरे परिदृश्य में जो सबसे अहम किरदार है वो है साल, यानी सखुआ का पेड़। सही कहा। ये देखना बहुत अद्भुत है कि एक पूरा का पूरा त्योहार किसी एक खास पेड़ के फूलों के इर्द गिर्द बुना गया है। साल का पेड़ इन समुदायों के लिए सिर्फ लकड़ी या छांव का जरिया तो है नहीं। बिल्कुल नहीं, ये उनकी पूरी अर्थव्यवस्था और आस्था का केंद्र है। आदिवासियों की ये गहरी मान्यता है कि उनके प्रमुख देवता इसी साल के वृक्ष में निवास करते हैं। तो जब वसंत में इस पेड़ पर नए फूल खिलते हैं तो उसे सिर्फ मौसम का बदलना नहीं माना जाता। हाँ, उसे देवताओं के आशीर्वाद के रूप में देखा जाता है। जब तक साल के नए फूल नहीं आ जाते, तब तक प्रकृति में नई शुरुआत को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया जाता। सरहुल की जो पूरी प्रक्रिया है वो 4 दिनों तक चलती है और हर एक दिन का अपना एक अलग महत्व है। पहले दिन की बात करें तो घरों में एक खास तरह का पानी छिड़का जाता है, वो पानी जिसमें मछली का अभिषेक किया गया हो। हाँ, और पहली बार सुनने में किसी को लग सकता है कि मछली का ही इस्तेमाल क्यों? अगर हम इसके पीछे की सोच को समझें तो बहुत तार्किक है। मछली जल की शुद्धता और जीवन का सबसे बड़ा प्रतीक है। मतलब जिस पानी में मछली जीवित और स्वस्थ है वो पानी साफ है? एकदम सही। उस जल को घर में छिड़कने का मतलब है पूरे घर को शुद्ध करना और जीवन के इस बुनियादी तत्व को अपने घर के कोने कोने तक पहुंचाना। ये सच में एक बहुत ही खूबसूरत विचार है। फिर दूसरे दिन गांव का जो पुजारी है वो हर घर की छत पर साल के फूल रखता है। ये ऐसा लगता है जैसे कोई व्यक्ति घर घर जाकर देवताओं का आशीर्वाद बांट रहा हो। लेकिन जो सबसे ज्यादा सामूहिक गतिविधि होती है वो तीसरे दिन होती है। इस दिन पाहन यानी जो गांव का मुख्य पुरोहित होता है वो उपवास रखता है और सरना में पूजा करता है। सरना वो पवित्र स्थल जहां इन पेड़ों का झुरमुट होता है। हाँ। और इसी तीसरे दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण परंपरा निभाई जाती है। पाहन सराई के फूलों की पूजा करता है और वहां मुर्गे की बलि दी जाती है। स्रोत में बताया गया है कि इसके बाद एक खास तरह की खिचड़ी बनाई जाती है जी, जिसे सूड़ी कहते हैं। इसमें चावल और बलि दिए गए मुर्गे का मांस मिलाया जाता है और फिर पूरे गांव के लोग जो सरना को घेर कर खड़े होते हैं वे इस प्रसाद को एक साथ ग्रहण करते हैं। यहाँ एक बात जो मुझे सबसे खास लगती है वो ये है कि जब पूरा गांव एक साथ सरना में बैठकर ये खिचड़ी खाता है तो वहां कोई ऊंच नीच या भेदभाव नहीं होता। बिल्कुल। सामूहिक भोज का ये तरीका समाज को एकजुट रखने का एक बहुत ही कारगर टूल रहा होगा। सबने एक ही फसल का चावल खाया, एक ही जगह पकाया गया भोजन किया। ये सामाजिक बराबरी का एक बेहतरीन उदाहरण है। फिर अंत में चौथे दिन गिडिवा नामक स्थान पर इन फूलों का विसर्जन कर दिया जाता है। सामूहिकता के साथ साथ यहाँ प्राचीन मौसम विज्ञान की भी एक बहुत ही शानदार झलक मिलती है। उसी बारिश की भविष्यवाणी की बात कर रहे हैं ना? हाँ, इसी पर्व में पाहन बारिश की भविष्यवाणी करता है। वह मिट्टी के 3 नए पात्रे लेता है और उन्हें ताजे पानी से भर देता है। यह वो आहा मोमेंट है जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था। अगली सुबह पाहन उन बर्तनों में पानी का स्तर चेक करता है। अगर पानी घट गया है तो इसे अकाल या कम बारिश का संकेत माना जाता है, और अगर पानी का स्तर वैसा ही है तो यह उत्तम वर्षा की भविष्यवाणी है। अगर हम आज के विज्ञान के नजरिए से सोचें
तो ये इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण का सिद्धांत है। हवा में नमी कम है और गर्मी ज्यादा है तो पानी तेजी से उड़ेगा। जो सूखे का संकेत है, ये कोई जादू नहीं बल्कि उनका अपना ऑब्जर्वेशन साइंस है। वे लोग प्रकृति के साथ इतने जुड़े हुए थे कि मिट्टी के बर्तन और पानी से ही पूरे साल की अर्थव्यवस्था का अंदाजा लगा लेते थे। सच में। वसंत के इस उत्सव से निकलकर अब हम साल के उस समय की तरफ बढ़ते हैं जब गर्मी अपने चरम पर होती है। और इस तपिश के साथ ही आता है एक ऐसा त्योहार जो इंसान की बर्दाश्त करने की क्षमता की सबसे कठोर परीक्षा है। हम बात कर रहे हैं मंडा पर्व की। मंडा पर्व वैशाख महीने की अक्षय तृतीया से शुरू होता है। जहां सरहुल मुख्य रूप से जनजातियों का पर्व है, वहीं मंडा आदिवासी और सदान दोनों समुदायों में बहुत गहराई से बसा हुआ है। ये भगवान शिव की आराधना का पर्व है और शिव की पूजा अक्सर तपस्या और त्याग की मांग करती है। और यहाँ तपस्या का जो स्तर है वो किसी को भी चौंका सकता है। जो पुरुष इस पर्व में उपवास करते हैं उन्हें भक्ता कहा जाता है। और जो महिलाएं व्रत रखती हैं उन्हें सुक्ताइन। लेकिन अनुष्ठान कितने कठोर हैं, इसका अंदाजा ध्वंसी की प्रथा से लगाया जा सकता है। रात के समय धूप और हवन की आग जलाई जाती है और उन भक्तों को उस अग्निशिखा के ऊपर उल्टा लटकाकर झुलाया जाता है। ये तो सुनकर ही बहुत मुश्किल लगता है। ये सिर्फ एक शारीरिक चुनौती नहीं है, ये मन को शरीर से अलग करने का एक मनोवैज्ञानिक अभ्यास है। भक्ता ये साबित कर रहा होता है कि उसकी आस्था उसके शारीरिक दर्द से कहीं बड़ी है। और ये सिलसिला यही नहीं रुकता। इसके बाद फूलखुंदी की बारी आती है। फूलखुंदी का मतलब है दहकते हुए अंगारों पर चलना। नंगे पैर जलते हुए कोयले पर चलने की ये प्रथा दुनिया के कई हिस्सों में देखी जाती है, लेकिन मंडा में इसका जो आध्यात्मिक महत्व है वो अद्वितीय है। और शायद जो सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाला अनुष्ठान है वो इसके बाद आता है। भक्ताओं की पीठ में लोहे के अंकुश फंसाए जाते हैं और फिर उन्हें रस्सी के सहारे आसमान में झुलाया जाता है। सुनने में ये बहुत ही भयानक दर्द का एहसास कराता है, लेकिन यहाँ एक और पहलू है जो बहुत भावुक कर देने वाला है। हाँ, जब वो भक्ता हवा में झूल रहा होता है और दर्द सह रहा होता है, ठीक उसी समय उसकी माँ या बहन नीचे जमीन पर बैठकर भगवान शिव की आराधना कर रही होती हैं। ये दृश्य हमें बताता है कि दर्द सिर्फ वो नहीं सह रहा जो हवा में झूल रहा है। जो माँ या बहन नीचे बैठकर प्रार्थना कर रही हैं, उनका मानसिक धैर्य भी उतनी ही अहम भूमिका निभाता है। ये पूरे परिवार की सामूहिक तपस्या है। बिल्कुल। इस तरह के कठोर अनुष्ठान समाज में खास तरह का प्रभाव डालते हैं। ये दिखाता है कि ये समुदाय अपने संकल्पों को लेकर कितना दृढ़ है। जो इंसान अंगारों पर चल सकता है वो जीवन के किसी भी संकट का सामना कर सकता है। सही कहा। कठोरता के इस दौर के बाद प्रकृति अपना रूप बदलती है। आसमान में काले बादल छाते हैं और मॉनसून की शुरुआत होती है। इसके साथ ही एक नया त्योहार आता है जो पूरी तरह से ड्यूटी यानी कर्तव्य और मानवीय रिश्तों पर केंद्रित है। इस पर्व का नाम है करम। करम पर्व भादो महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। इसका जो मुख्य संदेश है वो इसके नाम में ही छिपा है, कर्म की प्रधानता। जीवन में आपका काम, आपका श्रम ही सबसे ऊपर है। ये एक ऐसा समय होता है जब खेतों में धान की रोपाई हो चुकी होती है और किसान थोड़ा राहत महसूस करते हैं। इस पर्व का एक खूबसूरत पहलू ये है कि यह भाई बहन के प्रेम का उत्सव है। बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र के लिए उपवास रखती हैं। यह सोच काफी हद तक हिंदुओं के भैया दूज जैसी ही है। यह दिखाता है कि संस्कृति का आवरण चाहे जो भी हो, भाई बहन के रिश्ते की अहमियत हर समाज में एक जैसी होती है। इस त्योहार का जो केंद्र बिंदु है वो है गांव का अखाड़ा, यानी वो खुला मैदान जहां पूरा समुदाय इकट्ठा होता है। यहाँ करम वृक्ष की 2 डालियां लाकर गाड़ दी जाती हैं और फिर पाहन सबको एक प्राचीन कथा सुनाते हैं। ये कथा कर्मा और धर्मा नाम के 2 भाइयों की है। ये कथा सीधे तौर पे बताती है कि इंसान को कर्म और धर्म के बीच कैसे संतुलन बनाना चाहिए। कथा सुनने के बाद रात भर नाच गाना चलता है। लेकिन यहाँ मुंडा जनजाति का एक कस्टम है जो बहुत अहम है। मुंडा समुदाय में कर्म को 2 हिस्सों में बांटा गया है, राजकर्म और देशकर्म। हाँ, ये विभाजन सामाजिक ढांचे को समझने के लिए बहुत जरूरी है। राजकर्म वो पूजा है जो पूरी तरह से व्यक्तिगत है, ये घर के आंगन में होती है। और देशकर्म सामूहिक है, ये अखड़ा में होता है जहाँ पूरा गांव एक साथ मिलकर पूरे समुदाय की भलाई के लिए पूजा करता है। प्राइवेट और पब्लिक लाइफ के बीच बैलेंस बनाने का ये कितना बेहतरीन तरीका है।
और करम पर्व में ही एक ऐसी प्रथा है जिसे सुनकर मैं सच में हैरान रह गई थी। इसे जावा उगाने की प्रथा कहते हैं। जरा सोचिए, ये मानसून का समय है, अगली फसल की तैयारी हो रही है। टोकरी में बालू डालकर 7 अलग-अलग अनाजों को उगाना असल में एक प्राचीन जर्मिनेशन टेस्ट है। वाओ! मतलब वो सिर्फ प्रार्थना नहीं कर रहे थे, वे वैज्ञानिक रूप से बीजों को टेस्ट कर रहे थे। बिल्कुल। लड़कियां उन बीजों को उगाकर देखती थीं कि कौन सा बीज कितनी तेजी से और कितना स्वस्थ अंकुरित हो रहा है। जो बीज उस टोकरी में अच्छी तरह से उगता था, उससे ये अंदाजा लग जाता था कि इस साल खेतों में कौन सी फसल सबसे अच्छी होने वाली है। ये कोई साधारण पूजा नहीं थी, ये उनकी अपनी एग्रीकल्चरल लेबोरेटरी थी। ये सच में माइंड ब्लोइंग है कि कैसे त्योहारों के अंदर कृषि विज्ञान को इतनी खूबसूरती से पिरोया गया था। मानसून के इस वैज्ञानिक त्योहार के बाद खेती का चक्र अपने अंतिम चरण में पहुंचता है, फसल की कटाई। और फसल कटने के बाद जो खुशी आती है, उसे मनाने का तरीका है सोहराई। दीपावली के ठीक दूसरे दिन ये पर्व मनाया जाता है और संथाल जनजाति के लिए ये उनका सबसे बड़ा उत्सव है। पौष महीने में जब फसल कटकर घर आ जाती है तो किसान सबसे पहले किसे धन्यवाद देता है? जाहिर है, अपने जानवरों को। इसलिए सोहराई का पूरा फोकस जानवर धन पर होता है। आजकल के शहरों में हम देखते हैं कि लोग अपने पालतू जानवरों को सजाते हैं, लेकिन सोहराई में जानवरों की जो सेवा होती है वो सिर्फ लाड़ प्यार नहीं है। ये उस आर्थिक इंजन के प्रति एक गहरी कृतज्ञता है जिसने पूरे साल खेतों में मेहनत की है। इस पर्व को मनाने से पहले घरों की साफ सफाई होती है और दीवारों पर प्राकृतिक रंगों से कलाकृतियां बनाई जाती हैं। हाँ, कोयला, लाल मिट्टी, चावल का आटा और पत्तियों से रंग तैयार किए जाते हैं। ये इको फ्रेंडली कला का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। सोहराई मुख्य रूप से 5 दिनों का एक लंबा उत्सव है। शुरुआती दौर में गोरटांडी यानी मवेशियों के खुले मैदान में जाहिर एरा का आह्वान किया जाता है। जाहिर एरा संथालों की प्रमुख देवी हैं जो सरना की रक्षा करती हैं। उसके बाद का जो चरण है, जिसे गोहाल पूजा कहा जाता है, वो बहुत ही प्यारा है। गौशाला को सजाया जाता है, गायों और बैलों को अच्छे से नहलाया जाता है, उनके शरीर को रंगों से सजाया जाता है, सींगों पर तेल और सिंदूर लगाया जाता है। और फिर संटाव की प्रक्रिया आती है, जहां पशुओं को धान की नई बालियों से सजाया जाता है। ये एक प्रतीकात्मक तरीका है उन्हें ये बताने का कि ये जो नई फसल आई है, ये तुम्हारी ही मेहनत का नतीजा है, इसलिए पहला हक तुम्हारा है। इसके बाद गांव के युवा घर घर जाकर चावल, दाल और मसाले इकट्ठा करते हैं और अंत में पूरे गांव के लिए एक सामूहिक खिचड़ी बनती है। ये 4 त्योहार सरहुल, मंडा, करम और सोहराई झारखंड की संस्कृति के 4 सबसे मजबूत स्तंभ है। लेकिन इनके अलावा भी कुछ छोटे मगर दिलचस्प पर्व हैं। जैसे धान बुनी। नाम से ही पता चलता है कि ये धान बोने के समय का त्योहार है। इस दिन हड़िया का तपान चढ़ाया जाता है। हड़िया, जो कि चावल को सड़ाकर बनाया गया एक पारंपरिक पेय है, वो इन समुदायों के हर सामाजिक अनुष्ठान का जरूरी हिस्सा है। तपान का अर्थ है देवताओं और पूर्वजों को इसका भोग लगाना। हाँ, ये काम शुरू करने से पहले प्रकृति से अनुमति लेने जैसा है। इसी तरह एक और पर्व है बहुरा, जिसे महिलाएं भादो महीने में अच्छी बारिश और स्वस्थ संतान के लिए मनाती हैं। और अंत में एक बहुत ही अलग तरह की प्रथा का जिक्र है, मुर्गा लड़ाई। आधुनिक नजरिए से ये थोड़ा हिंसक लग सकता है, लेकिन अगर हम इसके इतिहास में जाएं तो ये सिर्फ मुर्गों को लड़ाने का खेल नहीं था, है ना? बिल्कुल। प्राचीन समय में जब मनोरंजन के साधन नहीं थे, तब ये मैदान सामाजिक एकीकरण के बहुत बड़े केंद्र होते थे। लोग दूर दूर से आते थे, व्यापार होता था और लोग सट्टा भी लगाते थे। ये उस समय की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक डायनामिक हिस्सा था। तो आज के इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि झारखंड के ये त्योहार सिर्फ कैलेंडर की तारीखें नहीं है। ये हमें सिखाते हैं कि पेड़ों में भगवान कैसे देखे जाते हैं, बीजों को वैज्ञानिक तरीके से कैसे परखा जाता है और जानवरों को परिवार का हिस्सा कैसे माना जाता है। दिमाग में ढोल, नगाड़े और मस्ती का ख्याल आता है। स्वाभाविक है। लेकिन झारखंड के कैलेंडर वर्ष का जो सबसे पहला त्योहार है, जिसे रोहिन या रोहिणी कहा जाता है, उसकी प्रकृति तो इस आम धारणा के बिल्कुल उलट है। बिल्कुल। और एग्जाम के नजरिए से ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, रोहिन। इन नोट्स में एक बात जो सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है, वो ये कि इस त्योहार में किसी भी प्रकार का लोकगीत या नृत्य नहीं होता। चारों तरफ एक शांति होती है। हाँ। तो उत्सव में ये खामोशी आखिर किस बात का संकेत है? इस खामोशी के पीछे एक बहुत ही गहरा कृषि विज्ञान छिपा है।
रोहिन असल में बीज बोने का त्योहार है। इस दिन से किसान खेतों में नई फसल के लिए बीज डालना शुरू करते हैं। अच्छा, तो ये साल का सबसे संवेदनशील समय हुआ। बिल्कुल, कृषि की दृष्टि से ये सबसे महत्वपूर्ण समय है। बीज बोते समय किसान का पूरा ध्यान केवल उसी काम पर होना चाहिए। प्रकृति का ये नियम संदेश दे रहा है कि यह समय ऊर्जा को जश्न में खर्च करने का नहीं है। मतलब भविष्य के लिए एक मजबूत नींव रखने का समय है। एकदम सही। लोकगीत या नृत्य की यह अनुपस्थिति उसी कड़ी मेहनत का सम्मान है। ये समाज को अनुशासित करता है कि पहले मेहनत होगी और जश्न मनाने का समय बाद में आएगा। मेहनत को भी उत्सव का रूप देना सच में अद्भुत है। इसी दिशा में आगे एक हेरो पर्व का जिक्र आता है। हाँ, हेरो पर्व। हेरो शब्द का अर्थ नोट्स में बताया गया है, छींटना या बुआई करना। और जानकारी के अनुसार ये मुख्यतः कोल्हान क्षेत्र में हो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। बिल्कुल, और ये माघे तथा बाहा पर्व के बाद आता है। यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो ध्यान रखने वाला है वो है इसका उद्देश्य। खेतों में बोए गए बीजों की सुरक्षा करना। हाँ, यहाँ तक मान्यता है कि अगर इस पर्व को न मनाया जाए तो कृषि कार्य को भारी नुकसान पहुंच सकता है। तो ये डर क्यों? इस पर्व को हम एक तरह का सामूहिक मनोवैज्ञानिक सुरक्षा चक्र कह सकते हैं। जब किसान खेत में बीज बो देता है तो मन में एक अनिश्चितता होती है, बारिश सही समय पर होगी या नहीं, बीज अंकुरित होंगे या नहीं। हाँ, वो एक व्यक्तिगत चिंता होती है। हेरो पर्व उसी व्यक्तिगत चिंता को एक सामूहिक प्रार्थना और जिम्मेदारी में बदल देता है। ये पूरे गांव को याद दिलाने का तरीका है कि अब सभी को खेतों की निगरानी करनी है। डर की ये मान्यता असल में समाज को सतर्क रखने का एक टूल है। ये सतर्कता एक और पर्व में बहुत ही अनोखे तरीके से दिखाई देती है, कदलेटा पर्व। कदलेटा, ये तो बहुत ही दिलचस्प विषय है। इसमें एक मेढक भूत को शांत करने की परंपरा का उल्लेख है। अब आधुनिक सोच वाले किसी भी इंसान को मेढक और भूत का ये जोड़ तो अंधविश्वासी लगेगा। पहली नजर में तो ऐसा ही लगता है। लेकिन इसके साथ ही कुछ स्थानीय प्रक्रियाओं का जिक्र है। जैसे भादो माह में कर्मा पर्व से पहले पाहन पूरे गांव से चावल जमा करके हड़िया बनाता है। फिर अखरा में साल, भेलवा और किंदू के पेड़ों की डालियों की पूजा होती है और फिर इन्हें खेतों में गाड़ा जाता है। बिल्कुल। जो लोग इस संस्कृति से परिचित नहीं हैं, उनके लिए पहले तो ये स्पष्ट करना जरूरी है कि ये अखरा, हड़िया और तपान क्या हैं, और फिर इस मेढक भूत का रहस्य क्या है। इसे ध्यान से समझिए क्योंकि ये सीधे पूछा जाता है। अखरा गांव का वो खुला सामुदायिक प्रांगण होता है जहां लोग पंचायत या सांस्कृतिक आयोजनों के लिए इकट्ठा होते हैं। एक तरह का सोशल हब। तो आदिवासी समाज में बेहद पवित्र माना जाता है। और तपान का अर्थ है इसी हड़िया का पूर्वजों या देवताओं को भोग लगाना। तो अब बात करते हैं इसके पीछे के विज्ञान की। भादो का महीना भारी बारिश का होता है, खेत पानी से लबालब होते हैं। यही वो समय है जब फसलों में कीटों और बीमारियों का सबसे ज्यादा खतरा होता है। हाँ, पेस्ट्स का। अब साल, भेलवा और केंदू, इन तीनों पेड़ों की डालियों में प्राकृतिक रूप से कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो कीट पतंगों को दूर रखते हैं। खेतों में इन्हें गाड़ना असल में एक बहुत ही प्राचीन और कारगर पेस्ट कंट्रोल तकनीक है। अरे वाह, ये तो पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस का तरीका हो गया। बिल्कुल। और रही बात मेढक भूत की, तो अत्यधिक बारिश और जलजमाव के कारण जो बीमारियां फैलती हैं, उनके डर को शांत करने की ये एक प्रतीकात्मक लोक मान्यता है। मतलब जिसे हम आज आधुनिक कृषि विज्ञान कहते हैं, वो सदियों पहले मान्यताओं के रूप में इस समाज में रचा बसा था। अब खेतों में बीज पड़ गए, उनकी रक्षा भी हो गई। अब सफर बढ़ता है फसल के पकने की तरफ। बिल्कुल। यहाँ पंचपर्गनीय क्षेत्र के सबसे बड़े कृषि पर्व का नाम आता है टुसू पर्व। धान कटनी के बाद मकर संक्रांति के दिन मनाया जाने वाला ये पर्व सूर्य पूजा से जुड़ा है। टुसू पर्व परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें प्रक्रिया है जहाँ धान के खेत से डिनी लाकर देवी टुसू की स्थापना की जाती है और उन्हें माँ अन्नपूर्णा या लक्ष्मी के समान माना जाता है। ये डिनी क्या होती है? डिनी नई कटी हुई धान की फसल का पहला गुच्छा होती है। ये उस साल की पहली उपज का प्रतीक है। मकर संक्रांति के समय सूर्य उत्तरायण होता है और कृषि पूरी तरह से सूर्य पर निर्भर है। हाँ। ऐसे में नई फसल का पहला हिस्सा देवी के रूप में स्थापित करके सूर्य देव के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की जाती है। इसे टुसू नाम की एक कुंवारी कन्या की स्मृति में मनाया जाता है। कुंवारी लड़कियां हर दिन गेंदा फूल से पूजा करती है। इस पर्व का समापन भी बहुत सुंदर है। लड़कियां रंगीन कागज या बांस का एक फ्रेम बनाकर उसे सजाती हैं और नदी में प्रवाहित कर देती हैं।
और इसके साथ ही एक बहुत जरूरी सामाजिक प्रथा जुड़ी है जिसे कुटुमारी कहते हैं। इसे नोट कर लीजिए। हाँ, कुटुमारी। इसमें 15 दिनों तक लोग विशेष प्रकार के पकवान बनाते हैं और रिश्तेदारों के घर पहुंचाते हैं। तिल के विशेष पीठे बनाए जाते हैं और टुसु मेले लगते हैं। बिल्कुल। आज के दौर में जहां लोग इतने अकेले होते जा रहे हैं, वहां 15 दिनों का ये रिलेशनशिप बिल्डिंग समय कितना अद्भुत लगता है। ये सामाजिक मनोविज्ञान का बेहतरीन उदाहरण है। फसल कटने के बाद किसानों के पास अनाज भी होता है और खाली समय भी। सही बात है। इस समय का उपयोग आपसी रिश्तों को सुधारने और परिवार को फिर से जोड़ने में किया जाता है। विसर्जन की जो प्रक्रिया है वो ये संदेश देती है कि जो कुछ हमने प्रकृति से लिया है उसे वापस प्रकृति को ही सौंप देना है। ये संग्रहण नहीं, चक्र बनाए रखने की शिक्षा है। क्या बात है। अब नई फसल घर आ गई है तो उसे ग्रहण करने का भी एक पूरा विधान है। कर्मा पर्व के बाद मनाए जाने वाले नवाखानी पर्व में, नवाखानी यानी नया अन्न खाना, इसमें शुद्धता पर बहुत जोर दिया गया है। सीधे नया अनाज पकाने के बजाय नए अन्न को ओखली और मूसल से कूटकर शुद्ध चूड़ा बनाया जाता है। हाँ। फिर देवताओं और पूर्वजों को दही चूड़ा अर्पित करके अतिथियों के साथ इसे खाया जाता है। नवाखानी सिर्फ खाने का दिन नहीं है, ये कृतज्ञता का दिन है। ये सिखाता है कि हमारी मेहनत के पहले फल पर हमारा एकाधिकार नहीं है। मतलब सिर्फ हमारा हक नहीं है। बिल्कुल, उस पर पूर्वजों का अधिकार है जिन्होंने जमीन दी, प्रकृति का अधिकार है जिसने फसल दी, और अतिथियों का भी। ये इंसान को विनम्र बनाए रखने की एक सामाजिक संरचना है। जहां एक तरफ फसल और पोषण की बात है, वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य और बीमारियों को लेकर भी बहुत गहरी समझ है। आषाढ़ी पूजा और रोग खेदना जैसे पर्व, ये दोनों ही स्वास्थ्य से जुड़े बहुत अहम पर्व है। आषाढ़ी पूजा को आदिवासी और सदान दोनों समुदाय मनाते हैं। घर आंगन में बकरी की बलि और हड़िया चढ़ाया जाता है। माना जाता है कि इससे गांव में चेचक जैसी भयंकर महामारियां नहीं आती। और रोग खेदना का तो शाब्दिक अर्थ ही है बीमारियों को खदेड़ना। हाँ, तो इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए। इन पर्वों को हमें उस कालखंड के नजरिए से देखना होगा जब वैक्सीन या आधुनिक चिकित्सा नहीं थी। आषाढ़ का महीना मॉनसून की शुरुआत का समय होता है, जब संक्रामक बीमारियां तेजी से फैलती हैं। बिल्कुल। ऐसे समय में जब समाज में महामारी का डर पनपता था, तो आषाढ़ी पूजा जैसे पर्व सामूहिक मनोबल को टूटने से बचाते थे। आस्था लोगों को पैनिक होने से रोकती थी। और साफ सफाई भी तो होती होगी। एकदम सही पॉइंट। इन अनुष्ठानों के बहाने पूरे गांव की सफाई होती थी, घरों को लीपा पोता जाता था। ये सीधे तौर पर संक्रमण रोकने में मदद करता था। स्वास्थ्य और रक्षा की बात केवल इंसानों तक सीमित नहीं है। कार्तिक अमावस्या को मनाया जाने वाला वंदना पर्व तो पूरी तरह से पालतू जानवरों को समर्पित है। वंदना पर्व बहुत खास है। एक पूरा सप्ताह जानवरों के लिए। इसकी शुरुआत ओहिरा गीत से होती है। जानवरों को नहलाया जाता है, कपड़ों और गहनों से सजाया जाता है और प्राकृतिक रंगों से उनके शरीर पर कलाकृतियां उकेरी जाती हैं। एक कृषि प्रधान समाज में गाय, बैल, भैंस ये सिर्फ संपत्ति नहीं होते, वे परिवार का हिस्सा होते हैं। बिना उनके खेती कैसे होगी? वही तो, वंदना पर्व उस श्रमजीवी पशुधन के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का सबसे सुंदर तरीका है। मानव समाज का अस्तित्व इन मूक जानवरों के बिना अधूरा है। और वन्य जीवों के साथ तालमेल के लिए मुंडा जनजाति का बुरु पर्व है। इसका उद्देश्य वन्य जीवों और मानव के बीच तालमेल स्थापित करना है। हाँ, ताकि प्राकृतिक प्रकोपों से रक्षा हो सके। आज हम जिस ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट की इतनी चर्चा करते हैं, उसका समाधान तो सदियों पहले बुरु पर्व के रूप में खोज लिया गया था। ये बहुत ही सटीक तुलना है। जंगल को सिर्फ संसाधन मानने के बजाय जब समाज उसे एक जीवंत इकाई मानकर सम्मान करता है, तो टकराव की गुंजाइश कम हो जाती है। इन खूबसूरत त्योहारों के बीच कुछ ऐसे पर्व भी हैं जिनके नियम बहुत सख्त हैं, जैसे अगहन माह में मनाया जाने वाला सूर्याही पूजा। सूर्याही पूजा के नियम सच में बहुत विशिष्ट हैं। किसी ऊंचे स्थान पर सफेद मुर्गे की बलि दी जाती है, लेकिन इसमें केवल पुरुष ही भाग लेते हैं। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाले नियम उरांव जनजाति के चांडी पर्व में हैं। चंडी पर्व माघ पूर्णिमा को मनाया जाता है। हाँ। यहाँ चांडी स्थल पर सफेद या लाल मुर्गा और सफेद बकरे की बलि दी जाती है। इस पर्व में महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। और एक अनोखा नियम और भी है। बिल्कुल, कि जिस परिवार में कोई महिला गर्भवती हो, उस परिवार का पुरुष भी इस पर्व में हिस्सा नहीं ले सकता। गर्भवती महिला के परिवार को इस अनुष्ठान से दूर रखने के पीछे क्या समाजशास्त्र हो सकता है? इस तरह के सख्त नियमों के पीछे आमतौर पर दो तरह की विचारधाराएं काम करती हैं। सुरक्षात्मक नजरिए से सोचें
तो जहां बलि दी जा रही हो या उग्र ऊर्जा का आवाहन हो रहा हो, वहां से गर्भवती महिलाओं को दूर रखना एक हिफाजती तरीका हो सकता है। और चूंकि पति संपर्क में रहता है तो उसे भी दूर रखा जाता है। बिल्कुल, ताकि कोई संक्रमण या नकारात्मक ऊर्जा घर तक ना पहुंचे। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। वो क्या है? ये पितृसत्तात्मक समाज में शुद्धता और अशुद्धता की सदियों पुरानी धारणाओं से भी जुड़ा हो सकता है, जहां गर्भधारण की प्रक्रिया को अनुष्ठानिक पवित्रता से अलग रखा जाता था। ये उस समय की समाज की गहरी मनोवैज्ञानिक संरचना को दर्शाता है। ये सच में बहुत सोचने वाली बात है। अब चर्चा को पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन चक्र की तरफ मोड़ते हैं। भादो माह में जावा पर्व आता है। जावा पर्व अविवाहित आदिवासी युवतियों द्वारा मनाया जाता है। हाँ, प्रजनन क्षमता में वृद्धि और अच्छे वर की प्राप्ति के लिए। और इसके ठीक बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को आता है देव उठान। नाम से ही पता चलता है कि देवताओं को जगाने का समय हो गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पर्व के बाद ही विवाह की प्रथा शुरू होती है। अगर आप इसके पीछे के कृषि विज्ञान को देखें तो कार्तिक के बाद फसल कटकर घर आने लगती है। शादियों में बहुत अनाज और धन खर्च होता है। हाँ, तो किसानों के पास उसी समय संसाधन होते हैं। बिल्कुल। समाज ने बहुत समझदारी से शादियों का सीजन तभी शुरू किया जब घर अनाज से भरे हों। पारिवारिक रिश्तों की जब बात हो रही है तो भाई भीख और जितिया को कैसे भूल सकते हैं। भाई भीख 12 साल में केवल एक बार आता है। सिर्फ एक बार? बहन अपने भाई के घर से भिक्षा के रूप में अनाज मांग कर लाती है और एक निश्चित दिन उसे अपने घर बुलाकर भोजन कराती है। 12 साल का इंतजार किसी भी रिश्ते के लिए बहुत लंबा होता है। 12 साल का चक्र असल में एक पीढ़ीगत बदलाव का समय होता है। इतने लंबे समय में परिवारों में कई बार दूरियां आ जाती हैं। हाँ, शिकायतें जमा हो जाती हैं। ये पर्व उन दूरियों को पाटने का एक संस्थागत तरीका है। बहन का भिक्षा मांगना अहंकार को खत्म करता है और भाई का भोजन करना यह सुनिश्चित करता है कि उनका सामाजिक सुरक्षा तंत्र मजबूत रहे। और पारिवारिक सुरक्षा की सबसे गहरी अभिव्यक्ति जितिया में देखने को मिलती है। माताओं द्वारा अपने पुत्रों के दीर्घायु जीवन के लिए किया जाने वाला एक बेहद कठिन व्रत। जितिया का महत्व कृषि प्रधान समाज में बहुत बढ़ जाता है। पुराने समय में जब जीवन प्रत्याशा कम थी, तब आने वाली पीढ़ी का जीवित रहना परिवार के भविष्य के लिए बहुत जरूरी था। तो ये व्रत एक माँ के संकल्प का प्रतीक है। बिल्कुल। अब हम उन त्योहारों पर आते हैं जिनका दायरा बहुत बड़ा है। झारखंड का अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व छठ। छठ, जो साल में 2 बार मार्च और नवंबर में मनाया जाता है। सूर्य भगवान की पूजा, डूबते सूर्य को अर्घ्य देना और प्रसाद में ठेकुआ का वितरण। ये पर्व सिर्फ आस्था नहीं, पर्यावरण के प्रति एक महाअभियान लगता है। छठ में शुद्धता का जो स्तर है वो इसे खास बनाता है। नदियों और तालाबों की सामूहिक सफाई की जाती है और सबसे बड़ी दार्शनिक बात यह है कि जहां दुनिया उगते सूरज की पूजा करती है, छठ डूबते सूर्य को अर्घ्य देना सिखाता है। जो आज अपनी ऊर्जा देकर अस्त हो रहा है, सम्मान पर उसका भी उतना ही अधिकार है। एकदम सही। और अंत में बात करते हैं फागुन पूर्णिमा को मनाए जाने वाले फगुआ की। ये होली के समान ही है, लेकिन झारखंड में ये आदिवासी और गैर आदिवासी समुदायों के सांस्कृतिक मिलन का खूबसूरत मंच है। फगुआ में सांस्कृतिक विविधता का बहुत स्पष्ट रूप दिखता है। यहाँ संवत जलाने के लिए पाहन के साथ मिलकर सेमल या अरंडी की डाली गाड़ी जाती है। एक बड़ा अंतर यह है कि आदिवासी समुदाय मुर्गे की बलि देकर हड़िया चढ़ाता है। वहीं गैर आदिवासी लोग संवत जलाते समय बलि नहीं देते। तो पूजा के तरीके अलग अलग हैं? तरीके अलग हैं, लेकिन जब अगले दिन धुर खेल यानी धूल और रंगों का खेल शुरू होता है तो सारे भेद मिट जाते हैं। दोनों समुदाय एक ही रंग में नजर आते हैं। ये सहिष्णुता की बहुत बड़ी मिसाल है। ये पूरा सफर सच में आंखें खोलने वाला है। हमने रोहिन की खामोश मेहनत से शुरुआत की, टुसू और नवाखानी में आभार जताना देखा, वंदना और बुरु पर्व में जानवरों के प्रति सम्मान देखा, और बीमारियों से लड़ने के प्राचीन तरीके भी समझे। ये कृषि वर्ष के खत्म होने और नए साल की शुरुआत का समय है। हाँ, लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी ना, वो सिर्फ खेती से नहीं बल्कि श्रमिकों के सम्मान से जुड़ी है। इस पर्व में कृषि श्रमिकों को, जिन्हें धांगर कहा जाता है, उन्हें विदाई दी जाती है। जी। अगर आज के आधुनिक कॉर्पोरेट जगत से इसकी तुलना करें तो हम अक्सर लेबर राइट्स, डिग्निटी ऑफ लेबर या सेवरेंस पैकेज जैसी भारी भरकम बातें करते हैं। क्या ये धांगर की विदाई कुछ वैसी ही है? देखा जाए तो ये उससे कहीं ज्यादा गहरी और मानवीय है। आधुनिक दुनिया में जिसे हम लेबर राइट्स कहते हैं, वो अक्सर एक लीगल या कानूनी मजबूरी होती है। कागजी बातें होती हैं ज्यादातर।
बिल्कुल। लेकिन जनजातीय समाज में श्रम का सम्मान उनकी संस्कृति और उनके धर्म का हिस्सा है। माघे पर्व के दौरान जब इन धांगर यानी कृषि श्रमिकों का साल भर का एग्रीमेंट खत्म होता है तो उन्हें सिर्फ उनकी बकाया मजदूरी थमाकर विदा नहीं किया जाता। तो फिर क्या होता है? बाकायदा एक आयोजन होता है। किसान और श्रमिक एक साथ बैठते हैं, उन्हें पूरे सम्मान के साथ पारंपरिक रोटी और पीठा खिलाया जाता है। ये इस बात का प्रतीक है कि समाज में मेहनत और पसीने की कितनी कद्र है। यहाँ नियोक्ता और कर्मचारी के बीच का जो पद का फासला है ना, वो फासला मिट जाता है। एकदम वो मिट जाता है। ये दिखाता है कि जो हाथ खेत में अन्न उगाते हैं वे समाज में सबसे ऊंचे सम्मान के हकदार हैं। ये सच में बहुत बड़ी बात है। आज की दुनिया को इस परंपरा से बहुत कुछ सीखना चाहिए। इसी से जुड़ा एक और पर्व है हल पुन्या, जो माघ महीने के पहले दिन ही शुरू हो जाता है। हाँ, हल पुन्या बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें होता यह है कि किसान अपने खेतों में जाते हैं और गोलाई में यानी वृत्ताकार तरीके से 2.5 चक्कर हल चलाकर जुताई करते हैं। अब यहां पर दिमाग में एक सवाल आता है, हल चलाना तो समझ आता है, लेकिन ये 2.5 चक्कर ही क्यों? 2 या 3 चक्कर क्यों नहीं? ये बहुत ही शानदार सवाल है। इसके पीछे की जो ज्योमेट्री और सांस्कृतिक सोच है वो प्रकृति के प्रति उनके सम्मान को दर्शाती है। खेतों में गोलाई या वृत्ताकार हल चलाना जीवन के चक्र और मौसम के निरंतर घूमने का प्रतीक है। ओके। और रही बात 2.5 चक्कर की, तो भारतीय दर्शन में किसी भी काम को पूरी तरह से इंसान के ही नियंत्रण में नहीं माना जाता। 2.5 का मतलब है अपूर्णता। किसान 2.5 चक्कर चलाकर ये संकेत देता है कि उसने अपना काम, अपना प्रयास शुरू कर दिया है। लेकिन आधा काम अभी बाकी है। बिल्कुल। बाकी का जो आधा हिस्सा है, यानी फसल का पूरी तरह से तैयार होना, वो प्रकृति, बारिश और धरती माँ के आशीर्वाद पर निर्भर करता है। जब किसान ये 2.5 चक्कर हल चलाता है तो वो असल में धरती को जागृत कर रहा होता है। क्या बात है। मतलब अपना कर्म करो और बाकी प्रकृति पे छोड़ दो। दोनों की एक साझेदारी है। एकदम सही शब्द है, साझेदारी। और प्रकृति और बारिश के इसी चक्र में सावनी पूजा का भी बहुत महत्व है। श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को ये पूजा होती है। देवी की आराधना के लिए बकरे की बलि दी जाती है और साथ ही हड़िया का तपान चढ़ाया जाता है। जी। जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि हड़िया चावल को सड़ाकर या फर्मेंट करके बनाया जाने वाला एक बहुत ही पारंपरिक और पवित्र पेय है। बिल्कुल। और हड़िया जनजातीय संस्कृति का एक बहुत ही अभिन्न हिस्सा है। श्रावण का महीना वैसे भी भारी बारिश और हरियाली का समय होता है। बाढ़ का भी खतरा रहता है। हाँ, इसीलिए इस समय देवी की पूजा करना, बलि देना और हड़िया का तपान चढ़ाना ये दर्शाता है कि समाज प्रकृति की शक्तिशाली और कभी-कभी विनाशकारी शक्तियों को संतुष्ट रखना चाहता है। बारिश जीवन देती है लेकिन विनाश भी ला सकती है। तो ये पूजा एक तरह से प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखने का प्रयास है। बिल्कुल। यहाँ तक तो हमने खेती और मौसम के सम्मान की बात की, लेकिन अब बात करते हैं मौसम को पढ़ने की, यानी भविष्यवाणियों की। खड़िया जनजाति के पर्वों में ये बहुत गहराई से देखने को मिलता है। हाँ, खड़िया जनजाति की परंपराएं बहुत वैज्ञानिक हैं। वैशाख के महीने में पाटो सरना नाम का एक पर्व मनाया जाता है। इसमें देवताओं के नाम पर सुअर या भेड़ा और 5 मुर्गों की बलि दी जाती है। इस पूरी पूजा को संपन्न कराने वाले पुरोहित को कालो कहा जाता है। जी, कालो पुरोहित। लेकिन इसमें एक ऐसी प्रथा है जिसने मुझे सच में हैरान कर दिया। पूजा के दौरान सरना स्थल पर दूध उबाला जाता है और उसके गिरने की दिशा से बारिश की भविष्यवाणी होती है। आज के दौर में जब हमारे पास मौसम की भविष्यवाणी के लिए सैटेलाइट और सुपर कंप्यूटर्स हैं, तब ये सोचना कितना हैरान करता है कि बिना किसी मशीन के ऐसी भविष्यवाणी कैसे की जा सकती है। सुनकर अजीब लग सकता है। हाँ, क्या ये वाकई काम करता है? देखिए, ये पूरी तरह से उनका अपना स्वदेशी ऑब्जर्वेशनल साइंस है, यानी अवलोकन आधारित विज्ञान। जरा इसे वैज्ञानिक नजरिए से देखिए। जब खुले मैदान में दूध उबाला जाता है तो दूध के उफनकर किसी खास दिशा में गिरने के पीछे हवा का दबाव, हवा की दिशा और उस समय के तापमान की बहुत बड़ी भूमिका होती है। एयर प्रेशर और विंड डायरेक्शन का असर होता है। सही बात है। बिल्कुल। पीढ़ियों से इन समुदायों ने हवा की नमी और दूध गिरने के पैटर्न को बहुत करीब से ऑब्जर्व किया होगा। उन्होंने देखा होगा कि जब हवा का दबाव इस खास तरह का होता है तो उस साल मॉनसून कैसा रहता है। और फिर उन्होंने इसे एक परंपरा बना दिया। हाँ, उन्होंने अपने इन अनुभवों को एक भविष्यवाणी के तरीके में बदल दिया। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये एक तरह का प्राकृतिक बैरोमीटर है।
वे अपने पर्यावरण को इतने करीब से जानते हैं कि उन्हें किसी आधुनिक मशीन की जरूरत ही नहीं है। ये तो सच में प्रकृति के सूक्ष्म संकेतों को पढ़ने की एक कला है। अगर आसमान और मौसम को पढ़ने का उनका तरीका इतना खास है, तो जमीन पर अपनी रक्षा करने के तरीके भी कम दिलचस्प नहीं है। बिल्कुल नहीं। खड़िया जनजाति का ही एक और पर्व है जाड़कोर पूजा। ये मुख्य रूप से मानव और पशुओं की रक्षा के लिए की जाती है। इसमें भी यही कालो पुरोहित मुख्य भूमिका में होते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही अनोखा दृश्य बनता है। जी, जाड़कोर पूजा का वो दृश्य बहुत मार्मिक होता है। हाँ, पूजा के दौरान गांव का एक बलिष्ठ और ताकतवर युवा कालो पुरोहित को अपने कंधे पर बैठाकर घर घर घुमाता है। मेरे मन में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर एक स्वस्थ पुरोहित को कंधे पर क्यों उठाया जा रहा है? वे पैदल क्यों नहीं चल सकते? इस दृश्य के पीछे की भावना को समझना बहुत जरूरी है। जनजातीय समाज में कालो या पुरोहित सिर्फ कोई कर्मकांड कराने वाला व्यक्ति नहीं होता, वो मनुष्य और ईश्वरीय शक्तियों के बीच का पुल होता है, एक तरह का माध्यम। हाँ, जब वो पूरे गांव की भलाई, बीमारियों से बचाव और समृद्धि के लिए प्रार्थना कर रहा होता है, तो समाज मानता है कि वो एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक और ऊर्जावान भार उठा रहा है। अच्छा, तो ये उस भार को साझा करने का तरीका है? बिल्कुल। उसे कंधे पर उठाने का सीधा सा मतलब है असीम सम्मान और कृतज्ञता जताना। समाज उसे ये महसूस कराता है कि चूंकि आप हमारे लिए देवताओं से संवाद कर रहे हैं और हमारी रक्षा का भार उठा रहे हैं, इसलिए हम आपको जमीन पर नहीं चलने देंगे, हम आपके शरीर का भार अपने कंधों पर उठाएंगे। ये समाज में एक सामूहिक एकता और आस्था का बहुत बड़ा प्रमाण है। और ये परंपरा केवल जाड़कोर पूजा तक ही सीमित नहीं है। तमाड़ क्षेत्र में मनाए जाने वाले भक्ता पर्व में भी यही देखने को मिलता है। हाँ, भक्ता पर्व भी इसी भावना को दर्शाता है। ये पर्व बसंत और ग्रीष्म ऋतु के बीच में आता है और इसे सरना मंदिर में बूढ़ा बाबा की पूजा के रूप में जाना जाता है। इस दिन भी लोग उपवास रखते हैं और गांव के पुजारी को कंधे पर उठाकर सरना मंदिर तक ले जाते हैं। सही कहा। चाहे वो जाड़कोर पूजा हो या भक्ता पर्व, पुजारियों को इस तरह कंधे पे उठाना उस सामूहिक विश्वास को मजबूत करता है कि पूरा गांव एक परिवार है और जो व्यक्ति उनके आध्यात्मिक हित के लिए खड़ा है, पूरा समाज उसके सम्मान में झुकने को तैयार है। चलिए, अब समय के एक बहुत बड़े चक्र की ओर बढ़ते हैं। अभी तक हमने उन त्योहारों की बात की जो हर साल आते हैं, लेकिन एक ऐसा उत्सव है जो हर 12 साल में सिर्फ एक बार मनाया जाता है, देशावली। देशावली बहुत ही खास है। इसमें भूयरदारी की ओर से मरांग बुरु देवता को काड़ा यानी भैंसा की बलि दी जाती है। अब यहाँ एक बहुत ही अजीब बात है। बलि देने के बाद उस बलि के मांस को खाया या बांटा नहीं जाता, बल्कि उसे सीधे जमीन में गाड़ दिया जाता है। जी। एक मिनट के लिए सोचिए, जंगल या पहाड़ी इलाकों में रहने वाले समुदायों के लिए भोजन और संसाधन जुटाना वैसे ही बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में पूरे के पूरे एक भैंसे को जमीन में गाड़ देना, क्या ये भोजन की बहुत बड़ी बर्बादी नहीं लगती? आखिर वे ऐसा क्यों करते हैं? बाहरी नजरिए से देखने पर ये बर्बादी लग सकती है, लेकिन इसके पीछे उनका एक बहुत ही गहरा इकोलॉजिकल दर्शन है। सबसे पहले ये समझना होगा कि ये भूयहरदारी कौन है। कौन होते हैं ये? ये वो लोग हैं जिनके पूर्वजों ने सबसे पहले जंगल साफ करके खेती के लिए जमीन तैयार की थी, और मरांग बुरु उनके सर्वोच्च देवता या पहाड़ देवता हैं। जब वे बलि को जमीन में गाड़ते हैं तो वे असल में प्रकृति को उसका कर्ज लौटा रहे होते हैं। कर्ज लौटाना मतलब जो धरती से लिया वो वापस करना। बिल्कुल। 12 सालों तक उस धरती ने उन्हें अन्न दिया, उनके पशुओं को चारा दिया और उनके जीवन का पालन किया। धरती की ऊर्जा लगातार इस्तेमाल हो रही है। बलि को जमीन में गाड़ना इस बात का प्रतीक है कि वे धरती माँ को ऊर्जा और उर्वरता वापस लौटा रहे हैं। एक तरह से मिट्टी को रिचार्ज कर रहे हैं। हाँ, ये 12 साल के प्राकृतिक दोहन के बाद धरती को रिचार्ज करने का एक प्रतीकात्मक तरीका है। वे मानते हैं कि हम सिर्फ प्रकृति से ले नहीं सकते, हमें एक समय के बाद उसे कुछ वापस भी देना होगा ताकि संतुलन बना रहे। ये संतुलन की भावना सच में अद्भुत है। इसी सर्वाइवल और संतुलन की कड़ी में सेंद्रा की संस्कृति का नाम आता है। उरांव जनजाति में सेंद्रा का शाब्दिक अर्थ होता है शिकार। जी, शिकार। लेकिन इसे सिर्फ मांस के लिए किया जाने वाला कोई शौक मत समझिएगा। ये उनकी आत्मरक्षा, युद्ध विद्या और भोजन की जरूरतों से जुड़ा एक पूरा सिस्टम है।
सेंद्रा को आप एक तरह का सर्वाइवल और मिलिट्री ट्रेनिंग कैंप समझ सकते हैं। घने जंगलों में रहने वाले समुदायों को जंगली जानवरों और बाहरी आक्रमणकारियों का खतरा हमेशा रहता था। सेंद्रा के जरिए युवा पीढ़ी को शारीरिक रूप से चुस्त रहने, जंगल के रास्तों को समझने और सामूहिक रूप से काम करने की ट्रेनिंग मिलती थी। इसीलिए उन्होंने साल भर को अलग अलग सेंद्रा में बांट रखा था। वैशाख में विसु सेंद्रा, फागुन में फागु सेंद्रा और वर्षा ऋतु शुरू होने पर जेठ सेंद्रा। बिल्कुल। लेकिन इन सब में मुझे छछड़ा बेचना या पक्षी सेंद्रा के बारे में पढ़कर बहुत अचंभा हुआ। इसमें शिकरा नाम के एक शिकारी पक्षी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये इंसान और एक शिकारी पक्षी का आपस में क्या तालमेल है और वे इस पक्षी को अपने साथ शिकार के लिए कैसे तैयार करते हैं? इसे आप फैल्कनरी के नजरिए से देख सकते हैं, जो दुनिया की सबसे पुरानी कलाओं में से एक है। शिकरा एक छोटा लेकिन बेहद फुर्तीला शिकारी पक्षी होता है। छछड़ा बेचना की इस प्रथा में इंसान ने प्रकृति के जीवों को अपना दुश्मन नहीं बल्कि अपना सहयोगी बना लिया। एक टीम की तरह काम करते हैं। हाँ, शिकरा पक्षी को ट्रेन करना बहुत धैर्य का काम है। इसमें पक्षी और इंसान के बीच एक गहरा विश्वास कायम किया जाता है। पक्षी को ये सिखाया जाता है कि वो छोटे जीवों का शिकार करके वापस अपने इंसानी साथी के पास आ जाए। कमाल है। ये पर्यावरण के साथ उनके उस संतुलन को दिखाता है जहां वे हथियारों पर निर्भर होने के बजाय प्रकृति की ही फूड चेन का हिस्सा बनकर अपना जीवन यापन कर रहे थे। इंसान और पक्षी की ये दोस्ती वाकई अनोखी है। अब सर्वाइवल की इसी थीम को आगे बढ़ाते हुए हम आज की चर्चा के उस हिस्से पर पहुंच रहे हैं जो मेरे रोंगटे खड़े कर देता है। हाँ, ये हिस्सा बहुत ही प्रेरणादायक है। ये महिलाओं के अदम्य साहस और सूरवीरता की एक ऐसी ऐतिहासिक गाथा है जिसे सुनकर किसी का भी सीना चौड़ा हो जाए। दो बहुत ही खास परंपराओं का जिक्र आता है, मुक्का सेंद्रा और जैनी शिकार। मुक्का सेंद्रा उरांव जनजाति की महिलाओं द्वारा शिकार खेलने की एक प्रथा है जिसमें वो पूरे दिन पुरुषों के कपड़े पहनकर पशुओं का शिकार करती हैं। ये अपने आप में समाज में जेंडर रोल्स को चुनौती देने वाली बात है। बिल्कुल। मुक्का सेंद्रा ये साबित करता है कि जब बात परिवार और समुदाय के सर्वाइवल की हो तो महिलाएं किसी भी तरह से पुरुषों से कम नहीं है। उनके अंदर भी योद्धाओं वाली पूरी क्षमता है। सही कहा। लेकिन जब हम जनी शिकार की बात करते हैं तो ये सिर्फ सर्वाइवल की ट्रेनिंग नहीं रह जाती, बल्कि ये एक जीता जागता ऐतिहासिक स्मारक बन जाती है। जहनी शिकार ये भारत में केवल झारखंड राज्य में मनाया जाता है और दिशौली की तरह ये भी पूरे 12 साल में सिर्फ एक बार आता है। इस त्योहार का दृश्य अगर आप अपने जहन में उकेरें तो ये किसी भव्य फिल्म की सीन जैसा लगता है। बिल्कुल। महिलाएं सामूहिक रूप से पुरुषों का वेश धारण करती हैं, पगड़ी बांधती हैं, पारंपरिक हथियार जैसे तीर धनुष, भाले और तलवारें उठाती हैं और शिकार के लिए निकल पड़ती हैं। इसमें सबसे ज्यादा भावुक करने वाली बात यह है कि जो महिलाएं मां बन चुकी हैं वो अपने छोटे बच्चों को बैंतरा नाम के एक विशेष कपड़े से अपनी पीठ पर मजबूती से बांधकर इस अभियान पर निकलती हैं। जी, ये बहुत ही शक्तिशाली दृश्य होता है। शाम के वक्त जब शिकार खत्म होता है तो पूरा गांव अखड़ा में जमा होता है। अखड़ा गांव का वो खुला मैदान होता है जहां सारे सामाजिक काम होते हैं, एक तरह से गांव का धड़कता हुआ दिल। वहां शिकार को पकाया जाता है और पाहन यानी गांव का मुख्य पुजारी इसे सभी में समान रूप से बांटता है। ये पूरी प्रक्रिया, हथियार उठाना, बच्चों को पीठ पर बांधना और एक समूह में निकलना, ये किसी त्योहार से ज्यादा एक सैन्य टुकड़ी के कूच करने जैसा लगता है। और इसका कारण है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला इतिहास जिसके गर्भ से ये परंपरा पैदा हुई है। और वो कहानी शुरू होती है छोटा नागपुर के इतिहास से बहुत पहले, जब उरांव जनजाति का शासन रोहतासगढ़ के किले में हुआ करता था। वहां के राजा उरगन ठाकुर थे। ये किला ऐसा था कि इसे आसानी से भेदा नहीं जा सकता था। रोहतासगढ़ का किला पहाड़ियों पर एक बहुत ही रणनीतिक और मजबूत जगह पर बना हुआ था। मुगलों की नजर इस किले पर थी और वे इसे हथियाने के लिए कई बार आक्रमण कर चुके थे, लेकिन उन्हें हर बार मुंह की खानी पड़ी थी। मतलब वे आमने सामने की लड़ाई नहीं जीत पा रहे थे। बिल्कुल नहीं। मुगलों को समझ आ गया था कि आमने सामने की लड़ाई में इन उराव योद्धाओं को हराना नामुमकिन है। तब मुगलों ने छल का सहारा लिया। उन्हें अपने जासूसों से एक गुप्त जानकारी मिली। वो जानकारी क्या थी? जानकारी ये थी कि उरांव जनजाति में एक पर्व मनाया जाता है जिसे खद्दी या सरहुल कहते हैं। ये उनके लिए सबसे पवित्र समय होता है। मुगलों को पता चला कि इस पर्व के दौरान किले के सारे पुरुष बाहर सरना स्थल पर पूजा करने जाते हैं। और वो हथियार भी नहीं छू सकते थे। एकदम सही।
पूजा के इन पवित्र दिनों में कोई भी उरांव पुरुष हथियार नहीं छू सकता था, यानी किले के सारे योद्धा किले से बाहर थे और पूरी तरह से निहत्थे थे। मुगलों ने इसे रोहतासगढ़ पर कब्जा करने का सबसे सुनहरा मौका समझा और अपनी भारी भरकम फौज के साथ किले पर एक भयानक आक्रमण कर दिया। जरा उस वक्त किले के अंदर की स्थिति सोचिए। किले में कोई भी पुरुष योद्धा मौजूद नहीं था, सिर्फ महिलाएं, छोटे बच्चे और बुजुर्ग थे। मुगलों की पूरी फौज किले के दरवाजों पर खड़ी थी। हार और मौत बिल्कुल सामने थी। स्थिति बहुत ही खौफनाक थी। ऐसे में किले के अंदर उन महिलाओं ने जो फैसला लिया वो इतिहास के सबसे महान पलों में दर्ज होना चाहिए। उन्होंने घुटने नहीं टेके। किले में मौजूद उराव महिलाओं ने तुरंत पगड़ी बांधी, अपने पिता, पतियों और भाइयों के कपड़े पहने, पुरुषों का वेश धारण किया और किले के सारे पारंपरिक हथियार उठाकर आक्रमणकारियों के सामने फौलाद की दीवार बनकर खड़ी हो गईं। और इस पूरी महिला सेना का नेतृत्व कर रही थी दो महान वीरांगनाएं, राजा उर्गन ठाकुर की पुत्री सिंगी दई और सेनापति की पुत्री केला दई। उन्होंने जिस चतुराई और अदम्य साहस का परिचय दिया, उसने मुगलों को भी भ्रम में डाल दिया। मुगलों को लगा होगा कि पुरुष वापस आ गए हैं। हाँ, मुगलों की फौज को यही लगा कि उरांव पुरुष वापस आ गए हैं और किले की रक्षा कर रहे हैं। इन महिलाओं ने मुगलों की विशाल सेना को किले के अंदर कदम तक नहीं रखने दिया। ये आमने सामने की बहुत भयंकर लड़ाई थी। लेकिन पारंपरिक हथियारों से मुगलों की एक विशाल फौज को कितनी देर तक रोका जा सकता था, खासकर तब जब दुश्मन के पास एक ऐसी चीज थी जिसका मुकाबला तीर धनुष और तलवारों से करना लगभग असंभव था, तोपें। जी, तोपों ने सब कुछ बदल दिया। मुगलों ने जब देखा कि वे किले को भेद नहीं पा रहे हैं, तो उन्होंने तोपों से भारी गोलाबारी शुरू कर दी। तोपों के इस भयानक आक्रमण में कई उरांव महिलाएं पूरी वीरता से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गई। उन्होंने अपने प्राण न्योछावर कर दिए, लेकिन अपनी पीठ नहीं दिखाई। उन्हीं महान वीरांगनाओं की स्मृति में उनकी शहादत को नमन करने के लिए ये जनी शिकार का आयोजन शुरू हुआ। अब सवाल यह है कि ये 12 साल में एक बार ही क्यों मनाया जाता है? हाँ, इसका भी कोई ऐतिहासिक कारण है क्या? बिल्कुल। ऐसा माना जाता है कि मुगलों ने रोहतासगढ़ किले पर कब्जा करने के लिए लगातार 12 वर्षों तक प्रयास किया था, जिसे इन महिलाओं ने बार बार अपनी सूझबूझ और बहादुरी से विफल किया था। यह त्योहार उन्हीं 12 वर्षों के कड़े संघर्ष का प्रतीक है। मतलब ये एक पूरी गाथा है। हाँ, अगर हम इस पूरी कहानी का गहराई से विश्लेषण करें तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि एक समुदाय ने अपने इतिहास को सहेजने का कितना अनूठा तरीका चुना। उनके पास कोई दरबारी इतिहासकार नहीं था जो इस घटना को मोटी मोटी किताबों में लिखता, इसलिए उन्होंने इस पूरी महागाथा को एक त्योहार के रूप में ढाल दिया। यानी जब हर 12 साल में वे महिलाएं हथियार उठाकर निकलती हैं, तो वो केवल शिकार नहीं कर रही होती हैं। बिल्कुल। वे असल में सिंगी दई, केला दई और उन तमाम गुमनाम वीरांगनाओं के उस ऐतिहासिक युद्ध को फिर से जी रही होती हैं। बिल्कुल, वे उस इतिहास को दोहरा रही होती हैं। ये सच में रोम रोम को झकझोर देने वाला इतिहास है। तो आज की इस विस्तृत चर्चा में हमने क्या समझा? हमने देखा कि झारखंड के ये पर्व केवल नाच गाने या मनोरंजन के साधन भर नहीं है जी। ये कृषि और मौसम का एक बहुत ही सटीक विज्ञान है। ये खेतों में पसीना बहाने वाले श्रमिकों के प्रति समाज का गहरा सम्मान है। ये धरती के प्रति कृतज्ञता जताने का तरीका है। और सबसे बढ़कर ये अन्याय और आक्रमण के खिलाफ लड़ी गई ऐतिहासिक लड़ाइयों के जीवित स्मारक हैं। एक ऐसी संस्कृति जो अपनी मिट्टी, अपने मजदूरों और अपनी वीरांगनाओं का सम्मान करना जानती है, वो The Career Comrade presents mathematics, reasoning, English, general awareness, general science and current affairs classes for UPSC, SSSC, banking, railway and any others government exams.